अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स एडीसी पार्ट 1 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट, इसका पेपर का सलूशन यहाँ दिया जा रहा है। और 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट 2021 में जो आप सेक्शन ए में आपसे सवाल पूछा गया है, वो पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1A आपको डिस्टेंस से मुताल्लिक पूछा गया है। और यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उन 2 पॉइंट के दरमियान हमें डिस्टेंस को मालूम करना है। तो x1 हमारा 3 के बराबर होगा और y1 हम बराबर हमारा 9 के होगा, x2 बराबर 6 के होगा और y2 बराबर 5 के होगा। डिस्टेंस के फार्मूले में रखेंगे तो डिस्टेंस का जो आंसर आएगा हमारा वो 5 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B जो आपसे पूछा गया है, 2 पॉइंट दिए हैं और इन 2 पॉइंट के दरमियान हमने इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले डेटा निकालेंगे। x1 हमारा बराबर -2 के हो जाएगा, y1 बराबर 4 के हो जाएगा, x2 बराबर हमारा 3 के हो जाएगा और y2 बराबर -1 के हो जाएगा। 2 पॉइंट की इक्वेशन के अंदर इसको पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बन जाएगी आपकी y इक्वल -x+2। इसको जनरल फॉर्म में लेकर आना है। जब जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे तो इक्वेशन बनेगी x + y - 2 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मुताल्लिक पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो हमारा डेरिवेटिव से मुताल्लिक पूछा गया है। और पहला जो आपसे डेरिवेटिव पूछा गया है y इक्वल log ब्रैकेट ओपन x² + x ब्रैकेट क्लोज, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है और हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो हमारा आंसर आता है x + 1 / x² ln। सेकंड हमें डिवाइड रूल दिया हुआ है, हमने डिवाइड रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव निकाला तो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला डिवाइड रूल के मुताबिक, तो इसका आंसर आ रहा है -x⁴ + 2x / 1 + x⁴ का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से मुताल्लिक पूछा गया था। इस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू फंक्शन की वो हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर डेरिवेटिव लिया और उसको हमने fx डेरिवेटिव लिया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव उसको fx को 0 पुट किया तो हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली। और फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव हमारी पॉजिटिव आ रही है। जब सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन जो होता है वो हमारा मिनिमम होता है। तो x1/3 पे जो फंक्शन आपका निकलेगा वो वैल्यू जो निकलेगी इस फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो हम इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/3 और 1/3 और 149 / 3 इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस, यानी इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 3A जो आपसे पूछा गया था वो मैट्रिक्स से मुताल्लिक था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। B का ट्रांसपोज आपने निकालना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट में आपने B को A से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 7 2 5 15 12 और 21। क्वेश्चन नंबर 3B जो है वो हमें क्रैमर रूल से मुताल्लिक बोला था इक्वेशन को सॉल्व करना और सॉल्व करके x और y की वैल्यू को मालूम करना है और जिस मेथड के तहत मालूम करना है वो क्रैमर रूल्स के तहत मालूम करना है। तो सबसे पहले हम उनके कोफिशिएंट निकाल लेंगे 1 3 2 -1, ये एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे और सेकंड वाले को B मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे। पहले इसका A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे कि A का डिटर्मिनेंट हमारा -7 आ रहा है। उसके बाद x का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 14 आ रहा है। उसके बाद y का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -28 आ रहा है। तो x का आंसर हमारे पास -2 और y का आंसर हमारे पास 4 आएगा। तो ये था हमारा सेक्शन A, बहुत ईजी पूछा गया था। सेक्शन B जो है हमारा वो स्टैटिस्टिक्स पे बेस करता है और स्टैटिस्टिक्स से मुताल्लिक जो आपको सेक्शन B में पहला सवाल पूछा गया वो थ्योरी से मुताल्लिक पूछा गया है। इसमें कह रहा है डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ डेटा, डेटा को डिफाइन करना है और मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स उनको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ हमने डेटा और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिफाइन किया हुआ है। डेटा को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डेटा बेस्ड ऑन सोर्सेज और बाय नेचर या ऑन नेचर। तो डेटा बेस्ड ऑन सोर्सेज में 2 टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बहुत ईजी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ईजी आपको समझ आ जाएगा। और डेटा बेस्ड ऑन नेचर में क्वांटिटी और क्वालिटी डेटा, बहुत ही सिंपल है। इसको
क्वांटिटी डेटा भी कह सकते हैं और क्वांटिटी वेरिएबल भी कह सकते हैं और क्वालिटेटिव डेटा भी कह सकते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कह सकते हैं। बहुत इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B जो है वो मीन मीडियन मोड से मुताल्लिक पूछा गया है। क्लास इंटरवल दी गई हैं और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। मीन निकालने के लिए कॉलम बनाएंगे एक्स का, फिर एफ एक्स निकालेंगे और इनका टोटल करेंगे तो आ रहा है 1182.5। और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी और सी एफ बनाना पड़ेगा। तो क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और सी एफ बनाएंगे, उसके बाद मीन फाइंड करेंगे तो मीन का आंसर आएगा 47.3। और मीडियन निकालेंगे के लिए क्लास को सेलेक्ट करेंगे और फिर उस सिलेक्शन को हम लोग उससे मिडिल क्लास फाइंड करेंगे और मिडिल क्लास में से डेटा निकालेंगे। तो हमारे डेटा निकलेगा ए लोअर बाउंड्री ऑफ द मिडिल क्लास 39.5 आ जाएगी, एच 10 आ जाएगा, एफ 9 आ जाएगा, सी एफ आपका 5 आ जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 आ जाएगा। फार्मूले पुट करेंगे तो मीडियन का आंसर 47.83 आ जाएगा। मोड में मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मॉडल क्लास होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 आ रही है, तो उसमें जो मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू जो होगी वो 39.5 आ जाएगी, एच 10 आ जाएगा, F1 3 F2 8 आ जाएगा। फार्मूले पुट करेंगे तो मोड का आंसर आ जाएगा 48.07। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4C में आपसे स्पीड बता रहा है कार की और कह रहा है एवरेज निकालें। तो जब स्पीड दी गई हो तो स्पीड के लिए सबसे बेहतरीन एवरेज निकालने का फार्मूला हार्मोनिक मीन होता है। तो हार्मोनिक मीन ज़्यादा सूटेबल है स्पीड के हवाले से। जब स्पीड दिया जाए, डिस्टेंस दिया जाए, किलोमीटर दिया जाए, तो उसके लिए हम ज़्यादा बेहतर होता है कि हम इसको हार्मोनिक मीन से सॉल्व करें। तो इसको हम हार्मोनिक मीन से सॉल्व करेंगे, उसका डेटा निकालेंगे, पुट करेंगे तो हार्मोनिक मीन से हमारा HM का आंसर आएगा 64.57। क्वेश्चन नंबर 5A आपका क्वार्टाइल डेविएशन से पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे, Q1 निकालेंगे, थर्ड पोजीशन आई, थर्ड पोजीशन में वैल्यू 6 आ रही है Q1 की, Q थर्ड की पोजीशन की वैल्यू 9 आ रही है, 9 पोजीशन पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो 13 आ रही है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का जो आंसर होगा 3.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5B पूछा आपसे और क्वेश्चन नंबर 5B जो वो थ्योरी से मुताल्लिक पूछा गया है, इसमें आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है वेरिएंस की। तो बहुत आसान वर्डिंग में, बहुत इजी वर्डिंग में यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5C जो है वो आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मुताल्लिक पूछा गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मुताल्लिक सवाल पूछा गया है, तो हम इसका सबसे पहले डेटा बना लेंगे, एक्स का कॉलम बनाएंगे, एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, स्क्वायर निकालेंगे, फिर एफ से इसको मल्टीप्लाई करके एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे और उनको सबको टोटल कर लेंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन के फार्मूले पुट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड का जो आंसर होगा वो 5.22 आएगा और हम इसका मीन निकालेंगे तो मीन 22.5 आएगा। और CV के फार्मूले पुट करेंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो परसेंटेज आएगी वो 23.2% आएगी। ये सवाल पिछले ईयर के अंदर भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6A आपसे पूछ रहा है रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है y ऑन x की और सेकंड रिक्वायर्ड इसकी कोई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सबसे पहले हम इसका डेटा निकालेंगे, x का टोटल करेंगे तो 140 आएगा, y का टोटल करेंगे तो 357 आएगा, xy निकालेंगे, x को y से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका टोटल करेंगे तो 6843 आएगा, x स्क्वायर का टोटल करेंगे तो 3026 आएगा, y स्क्वायर का टोटल करेंगे तो आएगा 18767। y और इसकी रिग्रेशन इक्वेशन में पहले सबसे पहले b कोफिशिएंट निकालेंगे तो b कोफिशिएंट का आंसर हमारा -1.31 आएगा। फिर a कांस्टेंट निकालेंगे तो a कांस्टेंट का आंसर जो हमारे पास वो 77.2 आएगा। इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन जो हमारी वैल्यू पुट करके बनेगी वो बनेगी y = 77.2 माइनस 1.31x। ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। उन्होंने कहा था कि y और इसकी इक्वेशन बनानी है, एस्टिमेशन का नहीं कह रहा तो हम नहीं करेंगे। फिर सेकंड में हमसे कोरिलेशन मांग रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले कार्ल-पर्सन के फार्मूले पुट करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर -0.83 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6B जो आपसे पूछा गया था वो फिशर प्राइस इंडेक्स से मुताल्लिक पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है, 2 ईयर दिए हैं तो 95 को बेस ईयर कंसीडर करेंगे, 96 को करंट ईयर कंसीडर करेंगे। तो जो इंडेक्स निकालेंगे वो हम 1996 के हिसाब से निकालेंगे। तो PO हमारी जो 1995 के प्राइस हैं वो PO हो जाएंगे और 1996 के जो प्राइस हैं वो प्राइस PN हो जाएंगे। क्वांटिटी पुराने साल की QO से रिप्रेजेंट करेंगे, नए साल को QN से रिप्रेजेंट करेंगे और फिशर का फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे और सारी कैलकुलेशन निकालेंगे और सबको टोटल करेंगे। PN को QO से मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करेंगे, PO को QO से मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करेंगे और
एन क्यू एन को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करेंगे, पी ओ क्यू एन को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करेंगे, सबके टोटल निकाल लेंगे, फार्मूले में आएंगे, डिवाइड कराएंगे तो 1.3377 आ जाएगा। दूसरा वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.3333 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 1.7836। रूट लेके मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो हमारा फिशर का आंसर आ जाएगा 133.55। तो ये सेक्शन बी के सवाल थे जो आपसे पूछे गए थे, बिल्कुल सिंपल से था। सेक्शन ए भी बिल्कुल सिंपल है और सेक्शन बी भी आपसे बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे गए हैं। और सेक्शन सी से मुतालिक जो आपके सवाल पूछे गए हैं उसमें पहला सवाल आपसे कह रहा है वर्ड्स परमुटेशंस है, और एक वर्ड है आसानी, तो इसके मुतालिक जो है हमने अरेंजमेंट करनी है और इसको हम अरेंज करेंगे वर्ड अरेंजमेंट को। टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, रिपीटेड ऑब्जेक्ट 2 है, एस 2 टाइम्स आ रहा है और फार्मूले में पुट करेंगे तो इसके जो वेज आएंगे, यानी इस वर्ड से जो हम वर्ड्स बना सकते हैं टोटल वो 360 वर्ड्स हम बना सकते हैं। दूसरा वर्ड्स हमारा कराची है, तो कराची में टोटल ऑब्जेक्ट 7 है, रिपीटेड में सिर्फ ए आ रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है बस। फार्मूले पुट करेंगे तो कराची से जो हम वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं वो तो 2520 वर्ड्स बना सकते हैं। फिर 7B आपसे सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7B, इसमें आपको 12 रेड बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं और उसमें से जो है वो 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम NS निकालेंगे, तो NS बनेगा हमारा, टोटल बॉल जमा कर लें तो 20 बनती है और सिलेक्शन 2 ले रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बनेगा 20 कॉम्बिनेशन 2, तो NS का रिजल्ट 90 आएगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कहता है बोथ आर रेट का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 12 कॉम्बिनेशन 2 आएगा, इसकी NA की तादाद 66 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.3474। फिर बोथ आर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो NB की तादाद का कॉम्बिनेशन बनेगा 8 कॉम्बिनेशन 2, तो NB की तादाद 28 आएगी। इसको फार्मूले पुट करेंगे तो इसका आंसर, इस प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा 0.1474 आ जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड C पूछी है 1 ऑफ ईच कलर, तो पहले रेड कलर की कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो बनेगा 12 कॉम्बिनेशन 1, फिर ब्लैक का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो बनेगा 8 कॉम्बिनेशन 1, तो इसमें NC की तादाद 96 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0.5053 आएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी गई हैं, 4 पीपल को एक रो में सिटिंग करवानी है तो कितनी तरहों से करा सकते हैं, 4 लोग हैं तो 4 का फैक्टर ले लें तो इसका मतलब 24 वे बन जाएंगे। 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है 5 में से, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप इसका 5 और 3 का कॉम्बिनेशन ले लें तो 10 को वेयर्स आ जाएंगे। और जहाँ पर मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं तो वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इक्वल हो सकते हैं, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इक्वल हो सकते हैं। और देयर आर 8 सैम्पल, अगर 8 सैम्पल आपने पॉइंट बनाए तो किसके सैंपल स्पेस होंगे जिसके 8 सैंपल आप बनते हैं, तो 3 कॉइन्स में होते हैं तो 3 कॉइन में जो है वो 8 सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं, यानी 2 कॉइन होंगी तो 4 सैंपल बनेंगे और 3 कॉइन होंगी तो 8 सैंपल बनेंगे। सिंपल सा सवाल था फिलिंग द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन नंबर 8A आपसे एस्टिमेशन से मुताल्लिक पूछा गया है। N36 है, X बार 62 है, S 5 दिया हुआ है, S मतलब अननोन है और नंबर 36 है, तो यहाँ पर हम Z टेबल कैलकुलेट करेंगे, Z कैलकुलेट टेबल वैल्यू निकालेंगे तो हमारी टेबल की वैल्यू 1.96 आएगी। एस्टिमेशन के फार्मूले में आएंगे, पुट करेंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन मीन जो एस्टिमेट होगा वो 60.37 से लेकर 63.63 इनके दरमियान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8B जो है वो आपसे सैम्पलिंग से मुताल्लिक पूछा गया है कि आपने सैंपल बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से मुताल्लिक, और 2 के साइज़ से सैंपल बनाने विदाउट से। पॉपुलेशन दिए गए हैं 5, 8, 10, 15 और 16, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल निकालेंगे तो हमारे 10 सैंपल बनेंगे और इन सैंपल को हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 के साइज़ से और फिर उनका मीन निकालेंगे, उनका टोटल करेंगे तो आपका 108 आएगा। सैंपल मीन हम निकालेंगे, सैंपल मीन का आंसर 10.8 आ जाएगा। पॉपुलेशन मीन निकालेंगे तो वो भी 10.8 आ जाएगा। प्रूफ हो जाएगा कि सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन की क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8C जो आपसे पूछा गया है वो बाइनोमियल से मुताल्लिक पूछा गया है। यहाँ पे आपको P बता रहा है 3/4 है और नंबर बता रहा है 5 है,
आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल टू 4 की और एटमॉस 2 की। डेटा निकाल लेते हैं, हमें पी एन मालूम है 5, पी हमें मालूम है 3/4, डिवाइड कराएंगे तो पी हमारा 0.575 आ जाएगा। क्यू मालूम नहीं है तो 1 में से 0.75 को लेस करा दें पी की वैल्यू को, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.25। नंबर हमें 5 दिए में, फार्मूले में आएंगे, पुट करेंगे बाइनोमियल के, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा, 0.75 की 4 पावर निकालेंगे 0.3164 आएगा, 0.25 की 1 पावर निकालेंगे 0.25 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो 0.3955 आ जाएगा। अगली रिक्वायर्ड हमारी एटमॉस 2 है। एटमॉस 2 का मतलब 2 और लेस होता है, तो इसका पहले सेट बना लेते हैं। 2 की प्रोबेबिलिटी आएगी, 1 की आएगी और 0 की आएगी। तो पहले 2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0878। फिर x1 रख के प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0147। फिर हम 0 रख के प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.00098 और तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा एटमॉस 2 का आंसर आ जाएगा 0.1035। यह हमें बाइनोमियल से मुताल्लिक पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9A जो है वो हमें टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस से पूछा गया है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें आपको n बता रहा है 11 है, x बार 175 है, s1 6.25 है, n2 है, सारा डेटा दिया हुआ है। उसने बता दिया कि डिफरेंस टू पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग है, तो वो कहता है कि μ1 HO μ1 इक्वल टू μ2 के बराबर है, दोनों म्यू इक्वल है। अगर इनका डिफरेंट निकालेंगे तो 0 होगा, तो सिंपल सा HO हम सेट कर लेते हैं तो μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लिखेंगे 0.05। अब यहाँ पे नंबर को हम देखें तो नंबर दोनों को जमा करें तो 14 और 11, तो टोटल हमारे नंबर बनते हैं ये 25। एज दिया हुआ है, एज पहचान होती है अननोन की, और दैट से होता है अननोन है और नंबर जो है वो 30 से कम है, तो लिहाजा यहाँ पर हम टी को कैलकुलेट करेंगे। और टी को कैलकुलेट करेंगे तो हम सब दोनों को पहले स्टैंडर्ड दिया हुआ है, क्योंकि डिफरेंस डबल के अंदर जब डिफरेंट टेस्टिंग करते हैं तो हम वेरिएंस रखते हैं फार्मूले में, तो जो भी स्टैंडर्ड है उनका पहले वेरिएंस निकाल लेंगे दोनों का। और सबसे पहले हम पोल स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे, तो हमारा पोल स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 5.48 आ जाएगा। तो पोल स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद टी कैलकुलेट करेंगे, तो टी कैलकुलेट का फार्मूला पुट करके वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी टी कैलकुलेट की वैल्यू आ जाएगी -2.28। क्रिटिकल रीजन में जाएंगे यानी रिजेक्शन रीजन में जाएंगे, और यहाँ पे हम टी कैलकुलेट कर रहे हैं और H1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 2 टेल करेंगे तो सिग्निफिकेंट को डिवाइड 2 कराओगे तो वैल्यू आएगी 0.025। नंबर 25 थे तो दोनों नंबर को प्लस करके 2 माइनस कराएंगे तो 23 बचेगा, तो 0.025 को 23 में देखेंगे तो वैल्यू आएगी 2.069। ये टेबल की वैल्यू आ जाएगी। डायग्राम में आएंगे, हमारी जो टेबल की वैल्यू आई है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, टेल कर देंगे। लेफ्ट साइड पे भी टेल हो जाएगी, राइट साइड पे भी टेल हो जाएगी। हमारी जो कैलकुलेट की वैल्यू आई है वो 2.28 आई है। अगर हम देखें 2.28 देखें तो वो 2.28 जो है वो 2.06 से पहले नहीं बल्कि 2.06 के बाद आता है। तो ये जो बात आता है रेड एरिया के अंदर आ रही है, 2.28 रेड एरिया में आ रहा है, तो ये एरिया कौन सा रिजेक्शन एरिया है यानी रिजेक्शन रीजन है। तो आपकी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में जो कैलकुलेट की वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। जब रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन दे देते हैं कि टी कैलकुलेट की वैल्यू जो है वो हमारी लाई कर रही है रिजेक्शन रीजन में, तो जो नल हाइपोथेसिस है इस वजह से हमारा वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो वैल्यू हमारी रिजेक्शन रीजन से पहले आ रही थी, 2.06 से पहले आ रही तो वो एक्सेप्ट रीजन में आ रही होती तो फिर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाता। तो ये हमारा टेस्टिंग से सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9B जो है वो आपसे पॉइजन से मुताल्लिक पूछा गया है। इसमें मीन बता रहा 1.5 और पहले आपसे एटमॉस 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम करने को कह रहा है। तो एटमॉस 2 की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पहले 210 यानी एटमॉस 2 और लेस होता है तो 210 पहले 2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2510। फिर x1 रख के निकालेंगे पॉइजन के फार्मूले में तो हमारा 0.3347 आएगा। फिर x0 रख के निकालेंगे तो हमारा आंसर 0.2231 आएगा, 0.2231। दोनों को प्लस करेंगे तो एटमॉस का आंसर हमारे पास 0.8088 आ जाएगा, 0.8088। ये हमारा एटमॉस का आंसर आ गया, एटमॉस 2। उसके बाद आपसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 की पूछी गई है। x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसका आंसर 0.0471 आएगा।
पॉइंट नंबर 3 जो था उन्होंने बिल्कुल हटके एक सवाल पूछा गया है। पॉइंट नंबर 3 में आपसे कह रहा है आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरे में कह रहा है x की जो वैल्यू है वो एटमॉस 3 होनी चाहिए। तो 1 से ज़्यादा 2 होता है और एटमॉस 3 में अंदर अगर हम लें तो 3 2 1 0 होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 3 से कम। 3 से कम का मतलब है 3 और 3 से कम, 3 और 3 से कम में एटमॉस 3 है, तो एटमॉस 3 का मतलब होगा 3 2 1 और 0। लेकिन ग्रेटर की जो निकालनी है वो मोर देन 1 निकालनी है। तो मोर देन 1 जो होता है 1 से आगे, मोर देन 1 का मतलब है 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 2, तो और 2 से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी 1 से ज़्यादा में जो आएंगे वो प्रोबेबिलिटी 2 की आएगी, और एटमॉस 3 में जो आएंगे वो 3 2 आएंगे। अच्छा, क्योंकि हमें मोर देन 1 निकालनी है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकाली गई x=2 की निकाली जाएगी, x=3 की निकाली जाएगी, और x=2 की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं पहले, तो हम 3 की निकालेंगे। तो 3 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ x=3 लिख दीजिएगा, गलती से 4 लिख दिया गया है, तो 3 जो आंसर आएगा वो 0.1255 आएगा। तो 2 की प्रोबेबिलिटी हम पीछे निकाल चुके थे, 0.2510 वही लिखा, और 3 की प्रोबेबिलिटी 0.1255 लिखा। तो प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 और एटमॉस 1 इनके बिटवीन जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो निकलेगी 0.3765। अगला पॉइंट आपसे जो है वो एटलीस्ट 1 से मुताल्लिक है। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 और मोर, 1 से लेके नंबर, जो नंबर मालूम नहीं है तो इसमें हम नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी के तहत मालूम करेंगे। तो 1 और मोर लेना है तो इसका मतलब नेगेटिव निकालेंगे तो सिर्फ 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और 1 में से इसको लेस करवा दें, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी के तहत कर लें इसको, तो हमारा आंसर आएगा 0.7769। क्वेश्चन नंबर 10 है जो है वो हमें इसके अंदर एक सवाल दोबारा हाइपोथेसिस से पूछा गया है। तो यहाँ पर n16 बता रहा है, x बार 30 है, s जो है वह स्टैंडर्ड एडिशन एस सिंबल यूज़ कर रहा है, एस अननोन के लिए यूज़ होती है तो स्टैंडर्ड अननोन है 2.4 है। इसमें HO बता दिया =32 है और H1 नॉट इक्वल टू 32 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 1% है। पहले से HO सेट कर लेते हैं तो HO हमारा होगा =32, H1 अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगा वो नॉट इक्वल टू 32 हो जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 लिखेंगे। इसमें टेस्ट स्टैटिक के अंदर T को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नंबर 16 हैं और अननोन है तो 30 से कम है, तो इसके अंदर हम T को कैलकुलेट करेंगे। तो T को कैलकुलेट करेंगे तो T कैलकुलेट का आंसर हमारा -3.33 आएगा। उसके बाद रिजेक्शन रीजन यानी क्रिटिकल रीजन में जाएंगे तो टेबल की वैल्यू निकालेंगे T की, और जाहिर सी बात है यहाँ H1 जो है वो नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल है तो इसके बाद 2 टेल होगा, तो 2 टेल होगा तो सिग्निफिकेंट डिवाइड बाई 2 होगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 0.005। हमारे नंबर 16 थे तो एक माइनस करवाएंगे तो 15 बचेंगे, तो 15 में देखेंगे तो आएगा 2.807 और ये टेल कर देंगे दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। हमारी जो कैलकुलेट की वैल्यू आई है 3.33 आई है। अब हमें देखना है 3.33 हमारी जो वैल्यू है वो रिजेक्शन के रीजन में लाई कर रही है या एक्सेप्ट के रीजन में लाई कर रही है। अगर हम देखें तो यहाँ 2 आ रहा है तो 3 जो है वो इसके बाद आएगा, तो ये जो बाद का एरिया रेड एरिया है ये रिजेक्शन का एरिया है यानी रिजेक्शन रीजन है। तो आपकी जो वैल्यू 3.35 वो रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी, और जब आपकी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी तो इसका मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम रीजन में कंक्लूजन दे सकते हैं कि टी कैलकुलेटेड इज लाइंग रिजेक्शन रीजन, सो दैट द नल हाइपोथेसिस जो हो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन जो है वो 32 के इक्वल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10B जो है वो आपको डाइस से मुतालिक पूछा गया था। 2 फेयर डाइस को रोल कर रहे हैं, जब 2 फेयर डाइस को रोल करते हैं तो हमारे सैंपल इस पर 36 बनते हैं, और हमने यहाँ पे सैंपल इसको ड्रॉ कर लिया। पहली रिक्वायर्ड में कह रहा है बोथ डाइस कम अप विद सेम नंबर, दोनों डाइस में सेम नंबर आए, तो सेम नंबर हमारे पास एन की तादाद 6 हो जाएगी। 6 सेम नंबर होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 है 6। 2 डाइस में हमेशा सेम नंबर जो होते हैं, दोनों डाइस में जो सेम नंबर आए वो 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो एन की तादाद 6 हो जाएगी, और हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा आंसर 0.1667 आ जाएगा। दूसरी रिक्वायर्ड में सम ऑफ बोथ डाइस, सम ऑफ डॉट्स ऑन द 2 डाइस इज 10, यानी सम ऑफ बोथ डाइस 10 की बोल रहा है कि 2 डाइस का सम 10 आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 डाइस का जब सम 10 आता तो उसकी तादाद इवन की तादाद 3 बनती है, और 3 को 36 पे डिवाइड कराएंगे तो 0.0833 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट जो आपसे पूछा हुआ कह रहा है कि प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई डॉट्स 2 डाइस का जो हो 8 होना चाहिए। तो जब हम मल्टीप्लाई करके 2 डाइस का करेंगे तो जिनका रिजल्ट मल्टीप्लाई करके 8 बनेगा तो उसके रिजल्ट 2 बनते हैं, एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको 2 को 36 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर 0.0556 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 जो आपसे पूछा गया वो कह रहा है सम ऑफ
डॉट्स ऑन द 2 डाइज इज मल्टीप्लाई ऑफ 5, यानी सम वो होना चाहिए जो 5 से मल्टीप्लाई हो सके। सम पे आएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, 5 और 10, 15 आ नहीं सकता। सम में ज़्यादा से ज़्यादा सम जो होता है 12 आ सकता है 2 डाइस का। तो 5 के सम के एलिमेंट लेंगे तो 4 आएंगे, 10 के सम के इवेंट लेंगे तो 3 आएंगे। टोटल इवेंट्स जो होंगे हमारे पास एन डी की तादाद 7 आ जाएगी। तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 36 पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1944। तो ये हमारा जो आखिरी सवाल था, ये हमें 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी से मुताल्लिक पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल सवाल था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा गाइड किया गया है, इससे आपको सवाल में काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर कोई मिस्टेक्स हो तो यकीनन हमें लाज़मी बताइएगा। थैंक यू सो मच।